19 अगस्त 1945। क्या आप जानते हैं इस दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी जो विश्व के हर अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी? खबर थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इंडियन नेशनल आर्मी के लोग, कांग्रेस के लोग, उनका समर्थन करने वाले लोग और सभी देशभक्त ये सुनकर निराश हो गए और टूट गए। लेकिन नेताजी के शरीर को भारत वापस नहीं लाया गया। यह कहा गया कि दुर्घटना में उनका शरीर पूरी तरह से जल गया था और उन्हें ताइहोकू के नानमोन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पर किसी भी मीडिया को उस अस्पताल में घुसने नहीं दिया गया, उनकी कोई तस्वीर नहीं लेने दी गई। उनकी अस्थियों को वहां एक मंदिर में सुरक्षित रखा गया, पर आज तक कोई डीएनए रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इसके अलावा जहां उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उस ताइवान में किसी भी विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई थी, कुछ का मानना है कि हुई थी, कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु 1985 में भारत में हुई थी, कुछ का मानना है कि नेहरू ने उनकी मृत्यु की योजना बनाई थी और कुछ का मानना है कि उन्होंने अपनी नकली मौत का नाटक खुद ही किया था। सत्य की खोज अभी जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस थे कौन? उनकी मृत्यु के इतने सारे रहस्यों के साथ कोई केवल कल्पना कर सकता है कि उनका जीवन कितना रहस्यपूर्ण रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारत की आज़ादी के एक अहम पहलू यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया अनवील्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं इंडिया से जुड़े अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स। नेताजी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे, जिन्होंने उन्हें कटक के एक यूरोपीय स्कूल में भेजा, जहां उन्हें भारतीय भाषाओं को छोड़कर ब्रिटिश हिस्ट्री, जियोग्राफी, लैंग्वेज सहित सब कुछ पढ़ाया गया। हालांकि उनकी मां ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनमें दया और सुरक्षा करने की भावना पैदा की। सुभाष ने जीवन भर हर परीक्षा में एक्सीलेंट परफॉर्म किया और 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर लंदन में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी की। आमतौर पर लोगों को ये परीक्षा पास करने में 4 साल लग जाते थे, लेकिन सुभाष ने इसे महज 7 महीने में पास कर लिया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 4th के साथ। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और लोग हैरान थे कि एक भारतीय ने सिविल सेवा परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि सुभाष सरकारी नौकरी में सेवा करके ब्रिटिश सरकार के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत में अपने मेंटर्स को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कई पत्र लिखे और फाइनली डिसाइड किया कि वो ये सब छोड़कर भारत वापस आएंगे। उनके इस निर्णय से पूरे देश में हलचल मच गई, क्योंकि परीक्षा में 4थी रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन राष्ट्रहित के लिए इसे नकार देना और भी बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सुभाष अपनी इस जर्नी पर थे, इसके कुछ ही समय पहले ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पेश किया, जिसने उन्हें बिना किसी सबूत के लोगों को कैद करने की अनुमति दी। उन्होंने इस कानून के तहत भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि देश भर के लोग और नवगठित कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं, ब्रिटिश सरकार और विदेशों में रहने वाले लोग भी उन्हें सुनते थे। युवा सुभाष गांधी जी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए 1921 में जब सुभाष ने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया, तब वे गांधी जी से मिलने के लिए सीधे मुंबई गए, जहां गांधी जी ने सुझाव दिया कि नेताजी को कोलकाता जाना चाहिए और दास बाबू के साथ काम करना चाहिए। इसके बाद सुभाष कोलकाता आए और दास बाबू से मिले। जल्द ही सुभाष बंगाल के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। सुभाष कई बार जेल गए और जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया। सुभाष 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे, पर वहां भी वे भारतीय लोगों से मिले और आज़ादी के लिए काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध इटालियन नेता मुसोलिनी से भी मुलाकात की, जिन्होंने उनकी मदद करने का वादा किया। इसी दौरान उन्होंने एक ऑस्ट्रियन लड़की से शादी भी की। इस जानकारी के हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि नेताजी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि वो इतने महान बन गए? तो चलिए बताता हूँ। 1938 तक नेताजी न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश के एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे और उनका पूरा ध्यान देश की आज़ादी पर था। इसके चलते गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया, पर चूंकि गांधी जी और नेताजी की विचारधारा मेल नहीं खाती, जब अगले वर्ष 1939 में एक नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने का समय आया, तो गांधी जी ने नेताजी के बजाय सीतारामैया जी को अध्यक्ष के रूप में चुना। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था कि सुभाष भी उनसे प्रभावित थे। हालांकि धीरे धीरे सुभाष की लोकप्रियता गांधी जी से भी अधिक होने लगी। यह तब स्पष्ट देखा जा सकता था जब पहले गांधी जी जो कुछ भी कहते थे, लोग बिना किसी प्रश्न के आंख बंद करके स्वीकार कर लेते थे। और इसी ट्रेंड के अनुसार जब गांधी जी ने सीतारामैया जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना, तो ये तय था कि उनकी जीत कन्फर्म्ड है। हालांकि जब परिणाम घोषित किए गए
तो गांधी जी भी हैरान थे, क्योंकि लोगों ने गांधी जी की पसंद को ना चुनते हुए सुभाष को चुना। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने इसे अपनी हार बताई और अपने सहयोगियों से ये कहा कि यदि वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू न्यूट्रल रहे और शरद बाबू और सुभाष के साथ रहे। आखिरकार उसी वर्ष सुभाष ने निराश होकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने कोलकाता में स्थित स्मारक को उखाड़ फेंका, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, और उन्हें इस काम के लिए एक बार फिर जेल भेज दिया गया। इसके बाद वे जेल में भूख हड़ताल पर चले गए। ब्रिटिश सरकार सुभाष से इतनी डरती थी कि उन्होंने सोचा यदि जेल में सुभाष को कुछ हो गया तो जनता भड़क उठेगी। इसीलिए उन्होंने सुभाष को जेल से रिहा कर दिया, पर उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। दोस्तों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप 1939 में भारत में होते तो आप देश की आज़ादी के लिए क्या करते? ये संभावना है कि आपका जवाब होगा एक संगठन बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, या उन्हें उपवास और सत्याग्रह करके देश छोड़ने के लिए मजबूर करना। इनमें से किसी भी तरीके में कोई दोष नहीं है, और यह कहना अनुचित होगा कि केवल एक व्यक्ति के कारण देश आज़ाद हुआ। यह उन सभी के साथ अन्याय होगा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इसलिए हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स खास थे, लेकिन सुभाष इतने खास इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इन तरीकों से परे कुछ सोचा था, कुछ बहुत बड़ा। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और उन्होंने देखा कि भारतीयों के लगातार प्रयास करने के बावजूद हमें आज़ादी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने भारत से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल तक सोचा और भारत की जीत को आसान बनाने के लिए ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाने का फैसला किया। लेकिन वो तो नज़रबंद थे, तो वो ऐसा कैसे कर सकते थे? सुभाष का दिमाग कंप्यूटर से ही नहीं, चाचा चौधरी से भी तेज चलता था। उन्होंने एक योजना बनाई। सुभाष रूप बदलने में माहिर थे। वो कई दिनों तक पहरेदारों के सामने नहीं गए और लंबी दाढ़ी बढ़ा ली। फिर उन्होंने पठान का भेष बनाया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन रखकर एक रात वह पुलिस को चकमा देकर घर से निकल गए। उनका भतीजा उन्हें धनबाद के एक रेलवे स्टेशन ले गया, जहां से वे पेशावर पहुंचे, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य मियाँ अकबर शाह से मुलाकात की और उन्हें भगत राम तलवार से मिलवाया गया, जिन्होंने उन्हें काबुल की यात्रा करने में मदद की। सुभाष को अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा उन्हें आसानी से पहचान लिया जा सकता था। इसीलिए शक से बचने के लिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया और गूंगे बहरे होने का नाटक किया। कुछ समय काबुल में बिताकर उन्होंने अपना भेष फिर से बदला, ऑरलैंडो माजोट्टा नाम बदलकर रूस से होते हुए फिर जर्मनी तक की यात्रा की। जर्मनी पहुंचते ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल वे भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करते थे। इसी बीच अंग्रेजों को पता चला कि शेर पिंजरा छोड़ के फरार हो चुका है, तो उन्होंने सुभाष की तलाश शुरू की, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले ही जर्मनी पहुंच चुके थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो जर्मनी ही क्यों गए? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से दो विरोधी पार्टियां थीं, एक्सिस फोर्सेस जैसे कि जर्मनी, जापान और इटली, और अलाइड फोर्सेस जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन। चूंकि जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन था, बोस उनके मित्र बनने के लिए जर्मनी गए। बोस जर्मनी में जब हिटलर से मिलने गए, वहां उन्हें एक हॉल में प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर में हिटलर का एक डुप्लीकेट आया और नेताजी के सामने खड़ा हो गया, पर नेताजी ने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो फिर अपने कक्ष में चला गया। उसके जाने के बाद हिटलर आया, सबने हिटलर को सैल्यूट किया, पर सुभाष ने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब सबको पता चला कि वो भी हिटलर नहीं, हिटलर का डुप्लीकेट ही था। अंत में हिटलर हॉल में उसी तरह चुपचाप आया जैसे उसके डुप्लीकेट ने किया था, और चुपचाप अपना एक हाथ नेताजी के कंधे पर रख दिया। तो नेताजी ने उसे देखकर कहा, हिटलर। हिटलर चौंक गया और उसने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हिटलर हूं? आप हिटलर से पहले कभी नहीं मिले। वो महान तानाशाह हिटलर, जिससे उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी डरते थे, उससे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हिटलर के अलावा सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ रखने की हिम्मत दुनिया में किसी में नहीं, हिटलर के आदमियों में भी नहीं। हिटलर के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसे भी इन्फ्लुएंस कर दिया। हिटलर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने ही सुभाष को नेताजी की उपाधि प्रदान की। कई साल पहले हिटलर ने मेन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की। इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफी मांगी और मेन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने ब्रिटिश सेना में शामिल लगभग 3000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से बात करके उन सैनिकों को रिहा करवाया और उन्हें ब्रिटिश के ही खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया।
इसी बीच जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। सुभाष जान चुके थे कि अब जर्मनी और हिटलर से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो उन्होंने वहां से जापान जाने के लिए विदा ली और हिटलर ने खुद उनके वहां तक पहुंचने की व्यवस्था की। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रास बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व संभाला। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने बोस की मदद करने का वचन दिया। यहाँ पर सिंगापुर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया था, जिसके प्रमुख बॉस थे, और इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना और एक स्वशासन स्थापित करना था। इस आज़ाद हिंद सरकार ने खुद की एक आर्मी बनाई, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा गया। इस आर्मी में ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक शामिल थे, जिन्हें जापान ने पहले बंदी बनाया था। नेताजी के जोशीले भाषण किसी को भी देशभक्त, बहुत बड़ा देशभक्त बनाने के लिए काफ़ी थे। इंडिया में कुछ करने से पहले आज़ाद हिंद फौज ने जापान की मदद के लिए 2 युद्ध लड़े, जिसके पारितोषिक के रूप में जापान सरकार द्वारा आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिया गया। इस प्रकार भारत को आंशिक आज़ादी 1943 में ही प्राप्त हो चुकी थी। ये जगह आज़ाद भारत का सबसे पहला हिस्सा बना, जहां पर नेताजी ने पहली बार तिरंगे को लहराया। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। सरकार का अपना झंडा, करेंसी, डाक टिकट और राष्ट्रगान था। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी, जिसमें से एक चाइना भी था। क्या आप सोच सकते हैं, जहां देश के अंदर लोग अभी भी उन्हीं तरीकों से आज़ादी पाने की कोशिश में लगे थे, वहीं नेताजी इतना कुछ कर चुके थे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि गांधी जी और नेताजी की विचारधारा चाहे अलग थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अपने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से नेताजी ने ही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आज़ाद हिंद फौज मजबूत होती जा रही थी, पर जब फौज ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया, तब आज़ाद हिंद फौज की हार हुई। लेकिन ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को जब यह पता चला कि हम अपने ही लोगों से लड़ रहे थे, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। एक तरफ ये हार हुई और दूसरी तरफ जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराकर जापान को बहुत कमज़ोर कर दिया। अब नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, इसलिए उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से रशिया की तरफ जा रहे थे, पर इसी सफ़र के दौरान ये खबर आई कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो नहीं रहे। जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, तब मैंने आपके साथ सुभाष चंद्र बोस के निधन की दिल दहला देने वाली खबर साझा की थी। आपको लग रहा होगा कि 1945 में हुए उनके दुखद निधन से सुभाष चंद्र बोस की कहानी खत्म हो गई, जिससे उनके सभी प्रयास और बलिदान व्यर्थ हो गए। लेकिन वेट, क्योंकि यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। इस कहानी का सस्पेंस, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था, वो अभी बाकी है। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को 1948 में स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के कई वर्षों बाद उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था, इसलिए ब्रिटेन आसानी से भारत पर शासन जारी रख सकता था। तब भारत छोड़ने का क्या कारण था? एटली ने खुलासा किया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने का असली कारण सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज थी। दरअसल नेताजी के जाने की खबर फैलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि उनका विरोध करने वालों के साथ क्या होता है, लाल किले में बोस की सेना के 3 प्रमुख सैनिकों जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सिंह और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को फांसी देने का फैसला किया। लोगों में डर पैदा करने की उम्मीद में अंग्रेजों ने इस इवेंट के पहले इसे बहुत प्रमोट किया। हालांकि उनके प्रयासों का विपरीत प्रभाव पड़ा। बहुत से लोग जिन्हें पहले आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत कम जानकारी थी, उन्होंने इसके बारे में और बॉस ने इसे कैसे स्थापित किया इसके बारे में जाना। बस फिर क्या था, लाल किले पे लोगों का बड़ा हुजूम पहुंचा। इसी बीच नौसेना, थल सेना और वायुसेना के भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे पूरे भारत में व्यापक अशांति फैल गई। 1946 तक स्थिति इतनी अस्थिर हो गई थी कि अंग्रेजों के लिए नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया था। ब्रिटिश सेना में 40,000 ब्रिटिश सैनिक और 25 लाख भारतीय सैनिक थे। अंततः अंग्रेजों को दबाव के आगे झुकना पड़ा और भारत छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। उनके बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय हिंद।